एक शहर था जो एक रात में खत्म हो गया। सुबह की पहली रोशनी में सिर्फ धुआं और चीखें बची थी। लेकिन जब सब कुछ खो जाए तो इंसान की असली पहचान कैसे बनती है? यह कहानी है भोपाल की। 2 से 3 दिसंबर 1984 की उस रात की, जब यूनियन कार्बाइड के केमिकल प्लांट से मेथिल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी, जिसने एक रात में हजारों जिंदगियां बदल दी। लेकिन यह सिर्फ ट्रेजेडी की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो राख में खड़े थे और फिर भी उठे। आज 2025 में भी यह शहर सांस ले रहा है, जी रहा है और अपनी अगली पीढ़ी को जिंदगी दे रहा है। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 12:30 पर यूनियन कार्बाइड के टैंक 610 में पानी चला गया। केमिकल रिएक्शन शुरू हुई, टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर वाल्व फट गया। करीब 40 टन जहरीली गैस हवा में फैल गई। पहले 10 मिनट में आसपास की झुग्गियों में लोग उठ गए। आंखें जलने लगी, सांस रुकने लगी। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ लोग पानी की तरफ भागे, कुछ ऊपर की ओर। लेकिन गैस हवा से भारी थी, नीचे की ओर बह रही थी। सुबह 6 बजे तक हेमिने हॉस्पिटल के बाहर हजारों बॉडीज थी। डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं था, क्योंकि कंपनी ने गैस की पूरी कंपोजिशन नहीं बताई थी। पहले 72 घंटों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। अगले वर्षों में यह संख्या 15,000 से भी ज्यादा पहुंच गई। तीसरे दिन से सर्वाइवर्स ने एक दूसरे को संभालना शुरू किया। लोकल एक्टिविस्ट्स ने रिलीफ कैंप्स लगाए, महिलाओं ने खाना और कपड़े इकट्ठे किए। यह वह पल था जब शहर ने तय किया कि वह मरेगा नहीं। पहले साल में लीगल बैटल शुरू हुई। भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस दायर किया, लेकिन कंपनी के सीईओ वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार होने के कुछ घंटों बाद ही जमानत मिल गई और वे अमेरिका चले गए। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटलमेंट करवाया, 470 करोड़ रुपए। लेकिन लोगों को लगा कि यह बहुत कम है। औसतन एक व्यक्ति को 25,000 रुपए मिले। फैक्ट्री तब भी खड़ी थी और टॉक्सिक वेस्ट अब भी जमीन में था। मेडिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस के एक्सपोजर में आए। हजारों लोगों को परमानेंट लंग डैमेज, आई प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम इश्यूज हुए। अगली पीढ़ियों में बच्चों के बर्थ डिफेक्ट्स के मामले बढ़े। ग्रीनपीस की लैब रिपोर्ट्स में पाया गया कि फैक्ट्री के आसपास के ग्राउंड वाटर में हेवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स का लेवल सेफ लिमिट से सैकड़ों गुना ज्यादा है। आज भी लोग वही पानी पीने को मजबूर हैं। 1992 में इंडियन कोर्ट ने वॉरेन एंडरसन को एब्सकॉन्डर घोषित किया, लेकिन यूएसए ने कभी उन्हें इंडिया नहीं भेजा। 2014 में उनकी डेथ अमेरिका में ही हुई, बिना किसी ट्रायल के। भोपाल की कुछ महिलाओं ने दशकों तक संघर्ष जारी रखा। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला ने सर्वाइवर्स की आवाज दुनिया तक पहुंचाई। उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, लेकिन भोपाल का क्लीन अप अब भी पूरा नहीं हुआ। कंपनी का दावा था कि यह एक्सीडेंट नहीं, सैबोटाज था। किसी एम्प्लॉय ने जानबूझकर पानी टैंक में डाला। इन्वेस्टिगेशंस को इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। सच यह है कि आज तक यह तय नहीं हुआ कि असल वजह क्या थी। गवर्नमेंट और कंपनी का कहना था कि सेटलमेंट फेयर था, लेकिन सर्वाइवर्स का मानना है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के सामने यह बहुत छोटा कदम था, क्योंकि कोई भी अमाउंट खोई हुई जिंदगियां वापस नहीं ला सकती। डेथ टोल आज भी डिस्प्यूट में है। ऑफिशियल फिगर 15,000 से ऊपर है, जबकि कुछ एनजीओ का एस्टिमेट 25,000 तक जाता है। अजीजा सुल्तान अपनी 3 बेटियों के साथ ओल्ड भोपाल में रहती थी। उस रात उनकी सबसे छोटी बेटी नहीं बची। अजीजा की आंखों की रोशनी आधी चली गई, लेकिन उन्होंने बाकी 2 बेटियों को पढ़ाया और खुद सिलाई सीख ली। सुनील कुमार उस रात 12 साल के थे। वे और उनका भाई रेलवे स्टेशन की ओर भागे थे, लेकिन भाई नहीं बचा। आज सुनील एक छोटी दुकान चलाते हैं। वे कहते हैं, मैं हर सुबह उठता हूं, यही मेरे भाई के लिए जीना है। आज तीसरी जनरेशन बड़ी हो रही है। कुछ बच्चों में अब भी वही हेल्थ इश्यूज हैं जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हुए थे, लेकिन शहर में अब भी स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं और उम्मीद है। ये कहानी सिर्फ भोपाल की नहीं है, ये हर उस जगह की है जहां कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस ने कम्युनिटीज को तोड़ा। सोचिए, जैसे एक ट्री जल जाए, ऊपर की ब्रांचेस खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर रूट्स जिंदा हों तो नए शूट्स निकलते हैं। भोपाल के लोग वही रूट्स थे। रिसर्च बताती है कि जो कम्युनिटीज ट्रेजेडी के बाद मिलकर एक्शन लेती हैं, वे अकेलेपन में जीने वालों से ज्यादा तेजी से रिकवर करती हैं। भोपाल ने यही किया।
लोगों ने क्लिनिक्स बनाए, लीगल रिकॉर्ड्स रखे और अपनी स्टोरी खुद सुनाई। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आज भी हो रहे हैं। हर दशक में कहीं ना कहीं एक नया भोपाल बन सकता है, लेकिन ये कहानी ये भी सिखाती है कि जब सिस्टम फेल करता है तो लोग अपना सिस्टम खुद बना सकते हैं। तो हमने देखा एक रात जिसने एक शहर को बदल दिया, हजारों मौतें, दशकों की लीगल लड़ाई और अब भी अधूरा जस्टिस, लेकिन साथ ही एक कम्युनिटी जो टूटी नहीं, जो आज भी खड़ी है। अब सवाल है आगे क्या? पहला रास्ता यह है कि गवर्नमेंट और डाउ केमिकल मिलकर पूरी फैक्ट्री को साफ करें और हर अफेक्टेड फैमिली को न्याय दें। ये आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। दूसरा रास्ता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही चलता रहे, फैक्ट्री के खंडहर पड़े रहे, पानी कंटेमिनेटेड रहे और लीगल बैटल्स कोर्ट्स में चलती रहे। तीसरा रास्ता है कि नई जनरेशन इस स्टोरी को फिर से दुनिया के सामने लाए। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरनेशनल प्रेशर से कुछ बदलाव संभव है। भोपाल ने हमें सिखाया कि राख से उठना एक दिन का फैसला नहीं होता। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का नाम है कि हम हार मानेंगे या एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सर्वाइवर्स ने अपना खुद का हेल्थ केयर सिस्टम बनाया, तो अगला वीडियो देखिए, द क्लिनिक दैट द गवर्नमेंट कांट शट डाउन। ये संभावना क्लिनिक की कहानी है जो आज भी हजारों लोगों का मुफ्त इलाज कर रहा है। ये कहानी सत्य घटनाओं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। सरकारी रिपोर्टें, अदालत के फैसले, मेडिकल स्टडीज और सर्वाइवर्स की गवाही। कुछ बातें जैसे सैबोटाज का दावा या एग्जैक्ट डेथ टोल अब भी विवादित है। ये सामग्री केवल एजुकेशन और रिमेम्बरेंस के उद्देश्य से है और आगे आने वाले शोध के साथ इसमें बदलाव संभव है।